हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की बुनियाद सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं। अभी मैंने 1 घंटे पहले एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये भूगोल जो कक्षा 8 की है उसका चैप्टर 2 था, ठीक है। इस चैप्टर 2 का पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में बना के डाल दिया। ये सेकंड पार्ट, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, टॉपिक में, तो हमने इसको 2 पार्ट में करा दिया जिससे कि आसानी से आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, ठीक। मैं लंबा सेशन भी ले सकता था, लेकिन फिर आप लोगों की वजह से कि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी देखना कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट में आपकी सुविधा के लिए ले आऊँगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने समाप्त कर दिया था। अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं जल के बारे में। पीछे हमने मृदा के बारे में पढ़ी थी, मृदा के बारे में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। मृदा के बारे में जो है, मृदा की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए SDG 15 में चर्चा करी गई है, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक। फिर जो जल है उसके लिए स्वच्छ जल, इसके लिए SDG 6 है उसमें चर्चा करी गई। तो इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमारे 2030 तक हैं, अब सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं, इसके बाद हम नए आगे बढ़ जाएंगे किसी और गोल्स के लिए, ठीक है। तो इस पे हमने कितनी पूर्ति करी है, कितना क्या किया है, ये इसकी चर्चा बीच बीच में न्यूज़पेपर में आती है, अब उसको ध्यान देते रहिएगा। बाकी SDG गोल्स जो 17 जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ के उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल के बारे में हमें स्वच्छ जल मिलना चाहिए। बाकी और यहाँ पर जल एक संसाधन है, उसके बारे में बताया गया। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो जल है उसका लगभग जो है हम 3% ही स्वच्छ जल है, बाकी जितना 97% क्या है, लवणीय जल है। लवणीय मतलब नमकीन जल है, अशुद्ध जल है, ठीक है, जिसका हम यूज पीने में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 3% जो है अलवणीय जल है। और अलवणीय जल कहाँ मिलता है, जैसे कि ग्लेशियर में, नदियों में, ठीक है। भूमिगत जल है वहां पर वाष्पन के रूप में ये सब होता है। तो हम इसको ही यूज करते हैं। 3% जल ही हमारे पीने योग्य है, इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ये बहुत सीमित मात्रा में, इसलिए हम इसको बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है, किसको, पृथ्वी को। यहां से फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय मतलब फिर से नवीन हो जाता है, लेकिन बहुत समय लगता है अगर शुद्ध जल को बनने। वैसे कि तो जल बहुत सारा मात्रा में है, लेकिन गंदा है, हमारे पीने योग्य नहीं है, इस समय बहुत लगता है, ठीक। प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 मतलब 75%, ठीक, भाग जल से ढका हुआ है, ठीक। हमने पहले चर्चा करी कि जो हमारा संसार है, विश्व है, उसमें 30% भूमि है, ठीक है, और 70% जो है जल है, तो उसी की बात कर रहा है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागर, आदि का मतलब यहाँ पर पुराने जो महासागर सब एक साथ जुड़े हुए थे, में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं, ठीक। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय मतलब अशुद्ध टाइप का है, नमक की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो वो हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक। इसके लिए भी बहुत सारी तकनीकें आ रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है कि जैसे इजराइल का काफी चल रहा था RO प्लांट टाइप का, कि हम इसको समुद्री जल को भी रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू शुद्ध कर देंगे, जो पीने योग्य हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है वो अभी, लेकिन हो सकता है तकनीकी के कारण ये हम आगे चल करके इसके जल को उपयोग कर लें, ठीक। अलवण जल जो है वो 2.7% है, लगभग 3% मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर 2.7% है। इसका लगभग 20% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। आपको मैंने बताया ग्लेशियर के रूप में सबसे ज्यादा यही होता है, फिर इसके बाद भूमिगत जल आता है, ठीक। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, ठीक, मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल का मतलब क्या होता है, जैसे नदी, तालाब, जल, इनमें जो पृष्ठ में और जो बारिश के द्वारा पानी बह करके आता है, मान लीजिए सतह है,
इस पर जो पानी आपको सतह में मिलेगा इसको हम पृष्ठीय जल बोल देते हैं। तो उस नदी के द्वारा भी मिल जाएगा, तालाब के द्वारा भी मिल जाएगा, झीलों के द्वारा भी मिल जाएगा, तो उसको पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक, या भौम जल मतलब पीने वाला, और वो नीचे जो हमारे लिए मानव को भोग के लिए उपयुक्त जो जल होता है वो हमको भौम जल मतलब भूमि के अंदर जो पाया जाने वाला जल है उसमें, जिसको हम पाताल जल भी बोल देते हैं। ठीक, फिर नदियों में जो पानी है, झीलों में जो पृष्ठीय जल है, झील के अंदर जो पानी होता है, मान लो ये झील है, इसके अंदर जो पानी मिलेगा उसको हम पृष्ठीय जल बोल देंगे के रूप में, तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, उसी का हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक, वही शुद्ध पानी है, मतलब मीठा पानी, इसको मीठा पानी भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आलवड़ी मतलब शुद्ध जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। इसीलिए तो कहते हैं भैया पानी को बहुत जो है तार्किक रूप से प्रयोग करना चाहिए, तर्क पूर्वक यूज करना चाहिए। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता, जितना है उतना ही रहेगा। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, ठीक, वाष्पीकरण जैसे जल, ये मान लो कि जल है, यहां बताता हूं, मान लो ये, ठीक है, ये जल है, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है, तो इसके जल जो है तापमान बढ़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जल वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा। ठीक, वाष्पीकरण होगा। और वर्षण, यही जल जब ऊपर जो है संघनित होकर बरस जाएगा तो ये ऐसे नीचे आएगा पानी बह करके। ठीक, और वाह करके मतलब बह करके की प्रक्रिया, वाह की प्रक्रिया मतलब बह कर द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। इसी को जल चक्र बोलते हैं, जल चक्र। ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसी के संबंधी जैसे जल चक्र है ऐसे कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र के बारे में भी पढ़ लेना। ऐसे ही पढ़ी जाती है एनसीईआरटी, तुरंत पीवाईक्यू देख लो, सिलेबस देख लो, ये सब चीजें आपकी जो है पढ़ाई का पार्ट होनी चाहिए। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कि आपने जल चक्र पढ़ा तो तुरंत वहीं पर नाइट्रोजन चक्र भी पढ़ लिया। ठीक है, तुरंत गूगल सर्च करो, अब तो चैट जीपीटी है उसका यूज कर लीजिए। ठीक है, ऐसे यूज करोगे तो फिर ऐसे फास्फोरस चक्र भी है। अब आपको जो है अगली बार जैसे कभी इस पे प्रश्न बना तो आपको सारी चीजें जितने भी चक्र हैं वो आपने पढ़ लिए। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है, जैसे कृषि वगैरह करता है। ठीक, जल कृषि, जल जो है कृषि, जैसे पढ़ने की भी एक शैली होती है, जल, यहाँ रुको थोड़ा सा, फिर कृषि, उद्योग और बांधों में जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी, जलाशयों के माध्यम से, अब यहाँ पर ऐसे जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारण, मतलब कमी होती जा रही है, उसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो जो आज पानी पीने के लिए मान लो एक व्यक्ति 3 लीटर 4 लीटर पानी पीता है और फिर वो जनसंख्या बढ़ गई तो वो पानी जैसे एक मान लो पूरे भारत में मान लो कि 50 लीटर पानी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो कि आपके घर में 50 लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए नहाने धोने सबके लिए। ठीक है, वैसे एक स्टडी है उसमें लगभग भारत के पानी को बताया गया कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की खपत होती है। ठीक है, अब लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तो 135 लीटर मान लो 5 व्यक्ति हैं तो उसमें यूज हो रहा है, फिर एक छठवां व्यक्ति आ गया तो 135 लीटर और बढ़ गया। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। भोजन और नकदी फसलों में बढ़ती मांग, भाई फसलें भी ज्यादा उगाई जा रही हैं, भोजन अलग अलग प्रकार की डिमांड है लोगों की भोजन की। इस बार जो है गन्ना उगाना है बहुत ज्यादा मात्रा में, लोगों की चीनी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। चावल जो क्षेत्र होते हैं, चावल में भी पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे जगह पर हम पानी को जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है पानी के उपभोग के बारे में बताया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की खपत भी बढ़ेगी। भाई कोई भी संसाधन है, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, अब शहरों में भी जनसंख्या बढ़ रही है। आप देखते हो दिल्ली वगैरह क्षेत्रों में जो है पानी की समस्या बनी रहती है। आप पीने योग्य पानी आपको बॉटल वाला पानी खरीद के लाना पड़ता है। ठीक है, बॉटल लेके जाओ और पानी खरीद के पियो, 70 रुपये 80 रुपये 20 लीटर पानी मिलता है और बेहतर होता है जीवन स्तर, और पानी जो है इन सब चीजों की पूर्ति करता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक, हमने तो अभी पढ़ लिया कि जल जो है कि कहाँ यूज होता है, किस कारण से जल की समस्याएं हो रही है। ठीक, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी, आपने अभी कुछ वर्ष पहले वाटर जीरो
एक संकल्पना सुनी होगी कि दक्षिण में तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या हो गई थी, जबकि तमिलनाडु क्या है, बिल्कुल जो है ये आपका यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र जल से बिल्कुल समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीने योग्य पानी की कमी है। ठीक, अधिकांश अफ्रीकी विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब पश्चिमी यूएसए के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी से, सप्लाई की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है और उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग जल स्रोतों के संदूषण में प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर समस्या क्यों होती है, जब भी किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी एरिया होता है, पश्चिमी वो जल अभाव का कारण मिलता है। मतलब ये क्षेत्र, ये आपका ये क्षेत्र और ये मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ट्रेड विंड चलती है। ठीक है, ये ऐसे चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि ये जो है इसके पूर्वी एरिया में जो है बारिश कराते हुए चलती हैं। यहाँ पूर्वी एरिया में खूब बारिश, इसके पश्चिमी जितने भी महाद्वीप है उसमें पश्चिमी एरिया में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्रों में लगभग। इसको मतलब 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र मान सकते हो, 30 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर भी 30 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो इस तरह के क्षेत्र प्रदूषण के कारण यहाँ पर भी आपको देखने को, यहाँ पर भी यूएसए का क्षेत्र ये है, तो इसके भी यहाँ पर साउथ में, इसी में देखिए जहां जहां पर पश्चिम ही क्षेत्र दिया हुआ है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया का ये पश्चिमी भाग, क्योंकि यहाँ भी भाई जैसे ऐसे जाएगा, जो बंगाली खाड़ी से ऐसे मानसून जाता है तो राजस्थान वाले एरिया में यहाँ पर भी ऐसे जाएगा, तो ये जो इसके पश्चिमी एशिया में कमी करेगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, ये उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और दक्षिण अमेरिका के भी कुछ भाग होंगे, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया तो संपूर्ण रूप से, ठीक है, जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। आपने अभी पिछले जब कोरोना आया था उस समय आप सुन रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऊंट जो कैमल होते हैं, कैमल, उनको क्या कर रहा है, जान से मार रहा था, क्योंकि ऊंट जो है सबसे ज्यादा है भाई 2 महीने में 3 महीने में एक बार पानी पीता है, वो 6-6 महीने पानी नहीं पीता और चलता रहता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है उसको। तो उसको क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा पानी एक बार में पीते हैं, तो इसलिए वहां पर जल की कमी हो गई, तो इसलिए ऊंटों को मारा जा रहा था, क्योंकि ये जल संसाधन को मतलब जल को पी रहे थे। ठीक है, इसलिए वहां पर जो है जल संसाधन, मनुष्य के लिए जल कम पड़ रहा था, इसलिए दूसरे जीव को मारा जा रहा है। देख लिए ये मतलब ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमको युक्ति संगत, तर्क संगत जो है जल का उपयोग करना चाहिए। आप देखिए ना, भारत में भी कई जगह पर आपको इसकी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देश है, आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये आप जो है, इसलिए मैंने लगा देता हूं क्योंकि आपको इसी बहाने मैपिंग भी थोड़ी सी पता होती रहे, मोटा मोटा आपको जानकारी हो। ठीक, जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक भाई, जल तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन हमारे पीने योग्य मतलब शुद्ध जल, अलवणी जल की कमी होती जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन का संरक्षण कैसे होना चाहिए, तो पहले तो हमने ये बताया कि SDG 6 जो है वो क्या है, स्वच्छ जल की बात करता है। ठीक, इसको आप जाकर के आज पढ़िएगा, और 17 गोल्स जो इतने हैं उनको आप याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर लेखन में भी जब आप कोई इससे जल संसाधन संरक्षण संबंधित कोई उत्तर लिखेंगे या किसी और प्रकार से भूमि संरक्षण के लिए लिखेंगे, भूमि संरक्षण के लिए SDG गोल्स 15 है, तो आप इनका यूज करोगे तो उत्तर में आपको मतलब दिखेगा कि उत्तर हाँ आपका बेहतरीन है। एग्जामिनर जब आपका उत्तर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये उत्तर लिखा गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन इसको पता है। ये बहुत नॉर्मल, हर चीज आपको नहीं आप उत्तर में डाल सकते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, SDG है, UNCCD है, अभी हमने चर्चा करी थी डिजिटल, इसके लिए COP 14 जो है इसका अभी हुआ था, COP 14 2019 में हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी, ये बाध्यकारी भी है। ठीक है, अभी मैं PT का क्वेश्चन लाऊंगा इस बार कैसे पूछा गया है, उसमें बताऊंगा कि बाध्यकारी और बाध्यकारी जो होते सम्मेलन उनके क्या मतलब उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के कदम उठाने चाहिए। अभी हमने मृदा के संरक्षण के कदम उठाए थे, अब यहाँ पर जल के संरक्षण के
कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समाधान पूछता है जब यूपीएससी, जब भी किसी प्रश्न में यूपीएससी समाधान पूछेगा तो आप यहाँ के जो एनसीईआरटी के जो तथ्य होते हैं इनको आप समाधान के रूप में जब आप यूज करोगे ना तो उनको भी लगे, क्योंकि वो भी ये सब जानते हैं पढ़ते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये उत्तर में स्टार देना चाहिए इसको, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, पिछला हमने पढ़ाई था नवीकरणीय अनवीकरणीय, इनको बारे में पढ़ लीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी है। तथापि इसका अति उपयोग मतलब बहुत ज्यादा उपयोग, प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुयुक्त बना देते हैं। अशोधित मतलब शोधित का मतलब उसको कुछ काट करके, जैसे मान लो फैक्ट्री में जो उद्योग होते हैं वहां पर जल का उपयोग किया गया, ठीक है। जल का उपयोग करके मान लो ये फैक्ट्री है, जल का उपयोग लिया, स्वच्छ जल लिया और उसको जो है दूषित जल यहाँ पर फैक्ट्री में यूज हुआ, दूषित जल सीधे नदी में, ये मान लो नदी है और नदी में डाल दिया गया, तो यहाँ पर शोधित नहीं किया गया, मतलब अशोधित जल बिना सीधे डाल दिया गया, ठीक है। या आंशिक रूप से शोधित जल, वही मल जो गंदा संदा मल है, गंदगी है, वो भी आंशिक रूप से वो भी डाल दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर जो इसके नदी के जो जलीय जीव है उनको भी दिक्कत होती है, ठीक। कृषि रसायनों का विसर्जन, अब जान लो खेती है, ये मान लो ये खेती है, खेती उगाई जा रही है, यहाँ पर आप पेस्टिसाइड उर्वरक का यूज कर रहे हैं, इसको भी नदी में बहा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि नदी में जो जीव है उनको दिक्कत हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि सुपोषण की समस्या हो जाती है, यूट्रोफिकेशन की, यूट्रोफिकेशन के कारण भी जो है नदी यूट्रोफिकेशन, अब यहाँ पूरा नहीं लिख सकता, यूट्रोफिकेशन की समस्या के कारण नदी में जो जल है, तालाब में जो जल है, उसमें जो जलीय जीव रह रहे हैं उनको क्या होता है कि समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन स्पेशल बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, आप समझ जाइएगा, सर्च करिएगा ये सब चीजें, क्योंकि 100% सब कुछ नहीं बता सकता यहाँ पे मैं, ठीक है। बाकी पिछले वीडियो में चर्चा करता हूँ, आने वाले वीडियो में भी चर्चा कर दूंगा, ठीक। जल और निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, वही चीज जो मैंने अभी बताई, के प्रमुख संदूषक है, संदूषक मतलब प्रदूषक है, इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी पेस्टिसाइड जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण, अजैव और जैव का मतलब आपको बता देता हूं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब अजैव। अब जैव क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। पेड़ पौधे जो कभी जो होते हैं वो जैव कहलाते हैं, और जो कभी पेड़ पौधे जीवित थे और कभी वो जो है खत्म होने के बाद कोई मनुष्य है या जीव है, कोई एनिमल है, ठीक है, ये सब जब मर जाते हैं इसके बाद जो इनको जो जमीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, तो ये जैव कहलाते हैं, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, लेकिन वो जैव कहलाएंगे। लेकिन जो जीवित नहीं है, मतलब कि जैसे प्लास्टिक के पदार्थ हो गए, ठीक है, बहुत सारी और चीजें हो गई, वैसे वायरस को हम लोग जैव अजैव दोनों के बीच में रखते हैं, तो अजैव निम्नीकरण अबायोटिक होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक। इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव की उपयुक्त विधि शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। अब जैसे फैक्ट्री में जो जल है, अब इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, जो खेतों के जो जल है इनको कहीं ना कहीं बीच में कहीं पर रोक करके इनको शुद्ध किया जाए। ये यहाँ पर पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग हो, जैसे नैनो यूरिया वगैरह आप यूज करोगे तो उसमें क्या होता है कि जो यूरिया पहले ज्यादा डाली जाती थी अब कम मात्रा में डाली जाएगी, तो कम मात्रा में नदी में जाएगी, तो जो जलीय जीवों पर इसका प्रभाव होगा वो कम पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो फैक्ट्री है, मान लो ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से जो जल जा रहा है उसको भी हम कहीं ना कहीं शोधित करके डालें, तो इससे क्या होगा कि जो है कहीं ना कहीं रोकने का एक प्रयास जो है चलता रहेगा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, तो ये प्रयास है, यही समाधान उत्तर लेखन में लिखने होते हैं, ठीक। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं, ठीक है, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जो वन होते हैं अन्य वनस्पति आवरण होते हैं तो धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं। वन वगैरह लगाओगे तो धरातली प्रवाह है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास हो जाता है, ठीक है। तो जो जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, ठीक, तो ये मिट्टी को बांधे हुए है और यहाँ पर पोर्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीव जंतु और रहते हैं तो यहाँ पर जो पानी बहा तो धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। धरातली प्रवाह को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मंद कर धीमा कर देते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को, जल संग्रहण किया जाता है, जो पृष्ठीय प्रवाह होता है उसको बचाने की दूसरी विधि। पृष्ठीय प्रवाह मैंने बताया था, जैसे ये मान लो जमीन है, ठीक, यहाँ पर पानी बारिश होता है तो ये क्या होता है, मिट्टी को काट करके ले जाता है, पानी बहकर चला जाता है। तो जल संग्रहण, जल अगर संग्रह करोगे, यहाँ पर तालाब बना दोगे तो जल यहीं का यहीं रहेगा और इस करके धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाएगा। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों से ठीक से पक्का करना चाहिए। अब जैसे खेत है, मान लो ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब खेतों में क्या है कि यहाँ से जैसे ये मान लो चलो कि ये आपकी एक नहर गई है, ठीक है, नहर को अगर
पक्का कर दोगे, यहाँ पर पक्का कर दोगे, सीमेंटेड कर दोगे, तो ये पानी जो ऊपर है ये बना रहेगा, ये जमीन के अंदर जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको पक्का ईंट से कर दोगे तो कम जाएगा, अगर बिल्कुल सीमेंटेड कर दोगे तो बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। ईंट से कर दोगे तो थोड़ा थोड़ा जाना भी चाहिए जमीन के अंदर भी। ठीक है, तो नहरों को जो है हम पक्का कर दें, ठीक है, तो उससे रिसाव जो जल नीचे चला जाएगा वो कम जाएगा। तो हम बार बार जो है एक बार में अभी जैसे मान लो कि यूज कर ले रहे हैं, कुछ समय बाद फिर यूज कर लेंगे खेतों में। ठीक है, रिसाव वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को, जो जल क्षति वाष्पीकरण के कारण और रिसाव कारण कैसे, नहर से नीचे चला गया या जमीन में मान लो पृष्ठीय जल है, तालाब में है, झील में है, तो वो भी जमीन के अंदर इसके कभी ना कभी तो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो उसको वाष्पीकरण, यहाँ से वाष्प होकर के बाहर ऊपर निकलता है, उससे रोकने के लिए जो जल की क्षति होती है उसको रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए। मतलब खेत की जो है स्प्रिंकलरों से, स्प्रिंकल ये है स्प्रिंकल, दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूं आपको, ये स्प्रिंकलर। ठीक, और ये क्या है, ड्रिप सिंचाई है। ठीक, तो इन दोनों का यूज ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप देखते हो कि चावल और गन्ना जो ऐसी फसलें हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उस पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी गन्ने और जो है चावल की खेती के लिए, उसके लिए हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल कर लें। ठीक, तकनीकी का इस्तेमाल कर लें। तकनीकी के इस्तेमाल से क्या होगा कि हम जो है जो चावल में जो ज्यादा से ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है वो कम हो जाए, गन्ने की फसलों में ज्यादा से ज्यादा जल की है खपत है वो भी कम हो जाए। तो उसके लिए तकनीकी का यूज कैसे, जैसे जीएम फसल उगाने लगे, हम इसको जेनेटिकल मॉडिफाइड बना दें जो कम पानी में और अच्छी फसल उगाए, ऐसी तकनीक डेवलप करें। ठीक है, तो ये काम होना चाहिए। ठीक है, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई से ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोगी है। ठीक है, ऐसे मतलब जल का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी फसलों में पानी की आवश्यकता पड़ती है लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग खेत में भर देते हैं। बिल्कुल आप देखते होंगे कि अपने इधर पूर्वी यूपी साइड में और पूर्वोत्तर भारत में आप देखते होंगे कि जल बिल्कुल खेतों में डाल दिया जाता है, लेकिन उसकी उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती जल की, फिर भी हम लोग जो है डाल देते हैं। तो होता क्या है कि इन सब चीजों को जो है हम ड्रिप सिंचाई, यहाँ पर स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं जल की जो क्षति है ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं उसको जल को कम खर्च, मतलब जल ज्यादा से ज्यादा बच सके। ठीक है, बचा सके, जल की क्षति को रोका जा सके। ठीक, तो ये प्रयास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक जल टॉपिक खत्म हो गया, मृदा पढ़ लिया, जल पढ़ लिया। इस टॉपिक, ये जो लेसन था काफी बड़ा था तो इसको हम 2 पार्ट में इसीलिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्कूल के बच्चे आप देखिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी घूम रहे हैं, इस सब चीजों को कोई यहाँ पर मैं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार। यहाँ पर बच्चों की तरह थोड़ा सा समझाए तो आप थोड़ा सा, स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीजें जो होती हैं उसको हस्तशिल्प प्रदर्शनी, मतलब मेला टाइप का लगा, वहां घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना हुआ है। जूट, अब यहाँ पर जूट है, हम इसको देखेंगे कि जूट की खेती कहाँ होती है और जूट का उपयोग क्या होता है। तो जूट से बना, क्या उन टोकरियों, दीप, छत्रों, कुर्सियों को देखते हैं, वे बेंत और बांस से बनी हुई है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदि प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। भारत के पूर्वी ये क्षेत्र आपका और उत्तर पूर्वी ये क्षेत्र आपका जो है कैसा, बांस। आप देखते हुए कि उत्तर अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह में बांस, बैम्बू के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेस्सी रेशम स्कार्फ लगाकर उत्साहित थी। जैसे इसको समझाने का छोटे बच्चों को प्रयास किया गया, आप भी पढ़ोगे तो आपको भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता रेशम जो है, यहाँ पर जेस्सी के माध्यम से रेशम की बात करी गई। जूट हो गया, रेशम हो गया। ठीक है, अब इसी को आप देखिए कि जूट कहाँ होता है तो आपने तुरंत यहाँ सर्च कर लिया, और नेट में सर्च करिए रेशम कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़िए। सिल्क रूट क्या होता था, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो ये उत्तर लेखन में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। खूबसूरत इसका देखो। ठीक है, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम जो होता है वो रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ठीक है, तो रेशम पालन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लेना। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र में ही
पाए जाते हैं। ठीक, वनस्पतियां जो होती हैं वो, जैसे ये आपका जलमंडल हो गया, ठीक है, ये आपका स्थल मंडल हो गया और ये आपका वायुमंडल हो गया। तो ये जो इसका बीच वाला क्षेत्र ये, ठीक, ये जलमंडल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपका स्थल मंडल और ये आपका वायुमंडल। इन तीनों का जो संक्रमित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है वनस्पतियां पनपती, क्योंकि तीनों की जरूरत है। स्थल मिलेगा तो उसमें पनप पाएगा, जल मिलेगा तो उसको पानी मिलेगा, पोषण मिलेगा, ठीक है, वायु से वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकेगा। सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं, इसी को हम वायुम बोल देते हैं, ठीक है, जैवमंडल बोल देते हैं, ठीक, बायोस्फीयर बोल देते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर होती हैं। एक जीव का दूसरे जीव से संबंध, ठीक, इसी को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं और इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र बोला जाता है, इकोसिस्टम बोलता है। पिछली कक्षा में मैंने पारितंत्र को देख करके मैंने इकोलॉजी बोल दिया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो इकोसिस्टम ही है। ठीक, पारितंत्र कहते हैं वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल संसाधन है। ठीक है, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला हमने पिछली पार्ट में, इसी लेसन के पिछले पार्ट में पढ़ा है, वहां देख लेना, ठीक, के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स माने रबड़, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, और जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे जो होते हैं, पौधे जो हमको कागज देते हैं, पेड़ों से हमें कागज मिलता है ना, तो वो हमारे अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक भी है। पेड़ों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, अपने तरफ से भी जोड़ लीजिए कि क्या क्या और प्रयोग हो सकते हैं। हालांकि इतना से भी आप आराम से जो है थोड़ा सा और करंट अफेयर से अपडेट रहोगे तो उत्तर लेखन में कहीं ना कहीं ये शब्द इस्तेमाल करने को आपको मिलेगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जल के ये उपयोग हो सकते हैं। वनस्पतियों के प्रयोग कैसे होते हैं, वनस्पतियों का क्या क्या प्रयोग होता है, तो यहीं पर हम इसको शब्दावली इकोसिस्टम को पढ़ लेंगे। इकोसिस्टम और अच्छे से सर्च करके किताब में, तो यहीं पर इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। यहीं पर शब्दावली तैयार हो जाएगी ना, क्यों हम फालतू एफर्ट कहीं और की किताब पढ़ के करेंगे, यहीं पर पढ़ लेते, फिर किताब में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो जब हम एक व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है या जानवर है कोई, ठीक है, गाय, भैंस, बैल, कीड़े मकोड़े का एक दूसरे का जो संबंध होता है उसी को हम इकोसिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत मतलब जो जंगली जीवन है या जीवन है उसके अंतर्गत क्या आता है, हम जंतु को रखते हैं, पक्षी के अंतर्गत रखते हैं, कीट को रखते हैं, जलीय जीव को रखते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है और ऊन प्राप्त होती है। ठीक, कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं। ठीक है, जो कीट होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो हमें क्या देते हैं, शहद देते हैं। फूलों के परागण में मदद करती है। पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण डिकम्पोजर के रूप में एक भूमिका निभाते हैं। चिड़िया हमें भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में भी काम करती है। भाई चिड़िया जो होती है, आप देखते हो कभी कभी, अभी यूपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछा था कुछ साल पहले कि जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोई गाय या भैंस चर रही है इस घास के मैदान में, ठीक है, उसके ऊपर चिड़िया क्यों बैठी रहती हैं, तो वो क्या होती है कि जब भैंस वहां पर चर रही होती गाय, तो वहां पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो है चलते हुए तो कीड़े मकोड़े उठते रहते हैं, निकलते रहते हैं उनकी सांसों से, या वो हाथ पैर जो वहां पर घास में मारते रहते हैं, पैर वगैरह उससे निकलते, तो ये चिड़िया जो है उसको खाती हैं। ठीक, गिद्ध मृत जीवों को खाने के कारण एक अपमार्जक मतलब स्कैवेंजर का भी काम करता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी समझा जाता है। भाई जैसे कि आपने कोई जंतु मर गया, उसको आपने खेतों के आसपास फेंक देते हैं, तो गिद्ध आके उसको खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक, तो एक अपमार्जक का भी काम करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसलिए हमको इकोसिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं को उपचार डिक्लोफेनिक, ये क्या होते हैं, जो पेन किलर होती है ना, तो जैसे कई जानवरों को, भैंस है, गाय है, उनको खिलाई जाती है। एस्प्रिन भी पेन किलर के रूप में होती है। एबुप्रोफेन जो दवा होती है, ये भी एक जो है पीड़कनाशी है, पेन किलर है, के लिए दिया जाता है। जब वो मर जाते हैं तो उनको ऐसे रोड मतलब खेतों में फेंक दिया जाता है। फिर गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं वो उन
गायों भैंसों को खाते हैं तो उनसे उनकी किडनियां खराब हो रही थी। तो ये अभी इन करंट विषय भी बना रहता है करंट अफेयर का, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हो सकता है पीटी वगैरह में ये शब्दावली देते हैं, डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन, एबुफ्रेन। अभी ये पिछले मैंने मैगजीन में कहीं पर पढ़ा भी था, पिछले साल, पिछले 2-3 महीने पहले, ठीक है। तो उनके अपमार्जन और उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग के करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इस पर प्रयास करे कि इन जो है पीड़कनाशियों का प्रयोग न हो पशुओं पर। आरक्षित तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए गिद्ध की संख्या भी कम हो रही थी, ठीक है। इसलिए गिद्धों पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए घास स्थल है, यहाँ पर घास स्थल और वन को एक जगह दिखाया गया कि घास भी है, स्थल भी है और आपके पेड़ भी है। और ये किलकिला पक्षी, इसको किंगफिशर भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मकल औषधि बूटी है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आगे चर्चा होगी तो इसलिए मैंने। फिर यहाँ पर फूड चेन है। फूड चेन आपको पता ही होगा कि फूड चेन क्या होता है कि एक पक्षी, जानवर, पौधे दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे मान लो एक पौधा है, ठीक है, उसको किसी बकरी ने खाया, ठीक, मान लो बकरी है, उसने खाया, बकरी को शेर खा गया, ठीक है। शेर मान लो, चित्र यहाँ पर जो है नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक फूड चेन है कि एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे यहाँ पर आपको है ये प्लांट है, ठीक, फूड चेन में आपको समझाता हूँ। ये ग्रीन प्लांट है, ठीक, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, ठीक है। ये सूर्य से एनर्जी लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये पत्तियों को जो है कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, वो क्या करता है, इसको खाता है, पत्तियों को खाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता जैसे ये आपका ग्रास हॉपर है, ठीक, ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। ये सेकेंडरी हो गया, पहले इसने खाया किसको, इसको उपभोक्ता को, उत्पादक को खाया किसने, प्राइमरी उपभोक्ता ने, ठीक। फिर उसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता को कौन खा गया, सेकेंडरी उपभोक्ता, मेढक खा गया। मेढक को कौन खाया, टर्सरी उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर खा लेता है, सांप ने खा लिया। और सांप को किसने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया या हॉक ने खा लिया, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर ये है। और ऐसे ही जो है जब ये मरते हैं तो इनको फंगी वगैरह जो होते हैं वो इनका डिकम्पोजर, मतलब इसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इनका भी हो जाता है तो इनको भी एक तरीके से ये बन जाता है। तो फाइनल कंज्यूमर आपको ये भी मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पर मशरूम वगैरह भी, इनको भी जो है फाइनल कंज्यूमर हो जाते हैं ये फंगी वगैरह। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे, प्रकृति में वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व के वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म, गुल्म मतलब झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उनको गुल्म बोलते हैं, और टुंड्रा प्रदेश, ठीक। टुंड्रा मतलब ठंडे प्रदेश जो होते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, जैसे विश्वतीय वन जो होते हैं, ये सदाबहार वन वो जो होते हैं जिनको 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की जरूरत होती है। तो वो हमारे भारतीय क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट में मिल जाएंगे, जैसे ये भारतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको, ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर सदाबहार वन मिल जाएंगे जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है, ठीक है। स्टेपी वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले, प्रेरी के मैदान हो गए, स्टेपी के मैदान, सवाना, ये सब चीजें हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ी थी, आप देख लीजिएगा उसको जाके। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों कटीली झाड़ियां, जिनको हम गुल्म बोल देते हैं एवं गुल उगते हैं, कटीली झाड़ियां और गुल्म, जिनको जो है झाड़ीदार पौधे बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं जो मिट्टी को बांधे भी रखती हैं, ठीक है। यहाँ से मिट्टी के बारे में भी पता है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मरुस्थली जगह पर जो पेड़ होते हैं वहां पर क्या होती है, पानी की मात्रा कम होती है, तो जो पेड़ में जो मान लो ये है, ठीक है, ये पेड़ है मरुस्थली क्षेत्र में है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बारिश कम होती है, 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। तो यहाँ पर जो झाड़ियां उगेंगी, पेड़ उगेंगे, उनको क्या है, उनकी पत्तियां मोटी होती है, तो उनसे क्या है कि जैसे सूर्य की रोशनी से जो ताप आ रहा है, ठीक है, तो इनके वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन जैसे अन्य पेड़ों में होता है, बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। इसलिए मोमी जो है पत्तियां इनकी होती है, ठीक, और जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, ठीक। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी, कांटेदार होती है क्योंकि जो कांटे होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में हो पाता है। कांटेदार भी
होती हैं। और शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा, जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसमें मॉस और लाइकेन। इससे 2021 में प्रश्न पूछा गया, देखो मैंने स्लाइड में शायद लगाया होगा, ठीक है। मैं प्रश्न की भी चर्चा, लाइकेन और मॉस यहाँ पर है, तो लाइकेन मॉस। अब देखिए आप 8th क्लास के एनसीईआरटी से आप सोचोगे कि वो प्रश्न हो जाए, तो नहीं होगा, ठीक। इसके लिए क्या है कि जैसे आपने 8th क्लास के एनसीईआरटी में मॉस और लाइकेन पढ़ा, तो इसको तुरंत गूगल सर्च किया कि मॉस लाइकेन होता क्या है, तुरंत सर्च किया, उसके उपयोग प्रयोग कैसे कैसे रहते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें जब आपने पढ़ ली, वैसे ये प्रश्न आ गया। और करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। देखिए 2014 में भी पूछा गया है और इसी को रिपीट करके 2021 में पूछ लिया गया, थीम रिपीट हुई, तो यही इसी को पीवाईक्यू एनालिसिस कहते हैं। ये नहीं ये कहीं से कोई कह दिया कि पीवाईक्यू पढ़ो तो बस एक तरफ से बांचते चले जा रहे हो पीवाईक्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा लाइकेन, तो लाइकेन के बारे में पढ़ा, और वहां एनसीईआरटी में भी लाइकेन और मॉस दे रहा है, और यूपीएससी में 2021 में फिर पूछ लिया यहाँ पर लाइकेन मॉस, इस तरह से। तो हमको इनके प्रभावों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं केवल इसलिए लगा रहा हूँ, हल नहीं कराऊंगा, हल कराने के लिए अलग हमारा जो पीवाईक्यू सेशन चल रहा है उस पर हम बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो लाइकेन जो निर्वात मतलब जहाँ पर हवा पानी की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, होती नहीं है, पर पारिस्थितिकी प्रतिस्थापन इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई एक पेड़ लगा हुआ है, वो खत्म हो गया, उसकी जगह पर दूसरी वनस्पति या कुछ उगती है, तो उसको जो इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। प्रतिस्थापन की प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकते हैं, वास्तव में किसके बीच यह सजीव संबंध है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना। एल्गी और बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी मॉसेस, ठीक। इनके चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना और सर्च करना, ठीक है। ये सब बढ़िया से सर्च करके ऐसे पढ़ाई करो, तब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन बिना मिट्टी की सतह पर जीवित रहने के लिए सबसे अधिक संभावना रखते हैं? फर्न रखते हैं कि लाइकेन रखते हैं कि मॉस रखते हैं कि मशरूम? जब इनको अलग अलग पढ़ोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अभी पहले इस तरह के कूट आते थे, अब आजकल इस तरह के कूट नहीं आ रहे हैं। ऊपर पूछेगा, मान लो कि 2 सही है, 2 ऑप्शन आपके सही है, मान लो लाइकेन सही है मॉस सही है, तो 2 ऑप्शन सही है, तो नीचे कूट रख देगा केवल 1 सही, 1 सही, फिर केवल 2 सही, फिर केवल 3 सही, फिर केवल ये उपयुक्त में से 4 सही, इस तरह से। तो अब आपको कंफर्म पता होगा कि ये सही है, ये सही है, तभी आप कर लोगे। पहले क्या होता था कि जैसे हमने ढूंढा कि फर्न नहीं होगा, तो 1 जहां पर है वो कट जाएगा, 1 कट गया, 4 कट गया। अब हमको 2 इनमें से 2 में से कोई भी चूज करना है, ठीक है। तो 50% तो हमने वैसे कंपटीशन कम कर दिए, 50% काट दिया। अब इसमें आपने अगर इसमें भी तुक्का लगा देंगे तो आपका 1 तो सही हो जाएगा, हो सकता है 3 मारा सही हो गया, ठीक, इस तरह से। अब लेकिन जो है यूपीएससी थोड़ा चालाक हो गया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में टीचर आकर के मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की बजाय ये बता रहे हैं कि जो है ट्रिक से कैसे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे जो है हम यूपीएससी को क्वालिफाई कर लें, ठीक। ये सब चीजें कर बेकार की हैं। यहाँ पर भी देखिए हम पढ़ते हैं फिर आगे। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदा हरित या सदाबहार वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वैसे मैंने बताया ना कि जो विश्वत रेखीय वृक्ष होते हैं या सदाबहार वन होते हैं, जैसे हमारे पश्चिमी घाट में और असम वाले क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको हम सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है। उनकी पत्तियां झड़ती हैं, लेकिन जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो कुछ पत्तियां अभी झड़ गई, बाकी हैं अभी ऊपर, फिर इसकी इधर नहीं उग गई और इधर फिर झड़ गई, तो इसकी जो है साल भर आपको कैसा सदाबहार या सदाहरित दिखाई देता है। लेकिन जो पर्णपाती वन होते हैं जो हमारे क्षेत्र में इधर मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बार पत्ते वर्ष में क्या होता है झाड़ दिए जाते हैं और फिर जो है कुछ समय बाद उगते हैं, ठीक। तो सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन्हें वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, ठीक, गिराते हैं लेकिन एक साथ है। पर्णपाती वन ऐसे वन है जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की, अब जैसे देखो, जैसे इस समय बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो क्या हुआ कि जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक, तो इस समय खूब पत्तियां हरी भरी होंगी। लेकिन जैसे जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल जो है धीरे धीरे कम होगा। पहले यहाँ तक वाटर लेवल था, फिर इसके नीचे चला गया, फिर इसके नीचे चला गया, फिर इसके नीचे चला गया, धीरे धीरे। तो इसको जो जल की मात्रा जितनी पहले बहुत ज्यादा मिल रही थी, हरे भरे थे,
फिर क्या हो रहा है, तो ऊपर से सूर्य की रोशनी, ताप भी मिल रहा है, तो ये वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है। अब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, अगर पत्तियां रहेंगी तो पत्तियों से तो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए हम पत्तियां झाड़ दें, क्योंकि वाटर नीचे कम हो रहा है, तो और शाखाओं को जो जल चाहिए वो कम हो जाएगा। इसलिए जो नीचे से जो जल मिल रहा है वो हमको कम, क्योंकि वाटर लेवल पहले ऊपर था तो हम पत्तियों तक पूरा पानी पहुंच रहा था। अब क्या हो रहा है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो ऊपर तक पानी तो पत्तियों तक पहुंच रहा है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन से भी बाहर चला जाएगा पानी। इसलिए हमने पत्तियों को झाड़ दिया और जो है कुछ समय के लिए पत्तियां इस पेड़ में नहीं दिखाई देंगी और जल सभी शाखाओं को मिलता रहेगा। इसका साइंटिफिक कारण ये है, ठीक। तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे अपने यहाँ बसंत ऋतु जो होती है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद जो ऋतु होती है उसमें पत्तियां आपको गिरती दिखाई देंगी, ठीक है। फिर आपको जैसे गर्मी के बाद जैसे जैसे बारिश होगी तो हरे भरे आपको वन दिखाई देंगे, ठीक है। शरद ऋतु के बाद ठंडियों तक बढ़िया जो है हरा भरा रहता है। फिर उसके बाद जैसे ठंडी जाती है, फिर वाटर लेवल कम होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पत्तियां गिरा दी जाती है। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र, कटिबंधीय वाले क्षेत्र अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वृक्ष होते हैं, आगे चल के हम और पढ़ाएंगे आपको। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन हमने पहले कक्षा में पढ़ाई 7th क्लास के एनसीईआरटी में, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हम 11th 12th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल से परेशान न होइए, बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए एनसीईआरटी इसीलिए मैंने क्वेश्चन लगाया, 2015 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। मैंग्रोव, एवरग्रीन तथा डेसिडियस मतलब कि मैंग्रोव वन, सदाबहार वन जिसको सदाहरित वन भी बोलते हैं, और पर्णपाती वन के प्रकार दिए हुए हैं। ये कहां कहां पर मिलते हैं? वन पाए जाते हैं कहां पर? अंडमान, उत्तर पश्चिम हिमालय में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। मैं यहां पर बताऊंगा नहीं, आप सर देखिए कि ये तीनों जो है कहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते थे कितनी जनसंख्या कम थी, अब धीरे धीरे इस समय 8 अरब 8.5 अरब के आसपास विश्व की जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण, भाई जो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको खाने पीने के लिए भी तो चीजें चाहिए, उसके लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो खेत, यहाँ पेड़ लगा हुआ है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, तो पेड़ों को काट करके यहाँ खेती की जा रही है, क्योंकि भाई पोषण कैसे दोगे, तो यहाँ खेती की जा रही है, तो वनों की संख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता। आप देख रहे होंगे कि अभी हसदेव में, अभी कर्नाटक वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे, जिसका विरोध हो रहा था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वहां पर अभी यहाँ पर यूपी में भी एक सुल्तानपुर जगह, वहां पर भी एक जंगल को काटा जा रहा था। क्यों? मॉल बनाना है, ठीक, पार्क बनाना है। अरे ये सब करके मिलेगा क्या? तो इन सब चीजों को जो है हमें ध्यान रखना है कि हम जो है वनों को न काटें और जनसंख्या को नियंत्रित करें और संसाधन को उचित उपयोग, तर्कपूर्वक उपयोग करें, ठीक। पेन यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कैसे हो? अब वन्य जीव हमने पढ़ा, उसके लिए संरक्षण के भी उपाय हो। तो वर्ल्ड पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो वनस्पति और प्राणी जात पर जो उनका संरक्षण करने के लिए प्रयास करती है। जैसे आपने IUCN का नाम सुना होगा, जो लिस्ट देती है कि कौन से जीव को संरक्षित करने की आवश्यकता है। फिर आपकी साइट्स जो संस्था है वो इनके ट्रेड पर रोक लगाने पर, स्पीसीज के ट्रेड पर रोक लगाने के प्रयास करती है। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के पढ़ते हैं। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं या अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन, एंडेंजर्ड स्थिति में है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है, ठीक। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, वनों की कटाई जो हो रही है, वनोन्मूलन, मृदा का अपरदन हो रहा, भाई पेड़ काटे जा रहे हैं तो मिट्टियां भी कट के उससे पानी बह रहा है, कटियां, मृदा का भी अपरदन हो रहा है। निर्माण कार्य हो रहे हैं, पेड़ों को काट करके बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। दावानल, जंगलों में आग लग जाती है। भूस्खलन जो लगा हुआ तो उसमें भी दिक्कत होती है। भूस्खलन हो गया तो उसमें जो पेड़ पौधे थोड़े बहुत लगे थे, अगर ज्यादा लगे होंगे तो भूस्खलन होने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन अगर कम लगे हैं तो पेड़ भी कट जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक कारक है, जैसे भूस्खलन प्राकृतिक कारक हो गया,
मानव कारक में भी आ जाएगा। ज़्यादा आप सड़क बनाने के लिए काट रहे हो मिट्टी को तो कहीं ना कहीं मिट्टी धंस जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ अनधिकार, जहां पर अधिकार नहीं दिया गया शिकार करने का, उसमें भी आप शिकार कर रहे हो। ठीक है, जैसे ब्लैक बक, चिंकारा का नाम सुने होगा आप, तथाकथित नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, आप देख ही रहे होगे उसकी न्यूज वगैरह। जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल लोग बेचते हैं कि अरे ये इंपॉर्टेंट है। अभी देख रहे हैं पशु खाल में आप देख रहे होगे कि जो डंकी होते हैं, गधे, चाइना जो है 60 लाख 6 मिलियन डंकियों का उपयोग मेडिसिन के रूप में कर रहा है। और वो ऐसी मेडिसिन जिसका साइंटिफिक रीजन भी नहीं पता उनको। ये बताया जा रहा है कि जो खून एनीमिया होती है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए ये, और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये इसकी खाल का उपयोग किया जा रहा है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। अंधविश्वास बहुत सी जगह पर होते हैं, आप देखते ही हो। तो वहाँ पशु खाल, उसके चमड़े का उपयोग, नाखून, जैसे कि इनके जो है ये जो होते हैं सींगे जो होती है भैंस गाय वगैरह की, उसमें जो कैरेटिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैरेटिन जो होता है वो बालों के लिए भी उपयोगी होता है हम लोगों के। तो जो भी हेयर प्रोडक्ट बनाते हैं वो इनका भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार होता है। ठीक, इनसे कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इसीलिए हमने देखा ना प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया इनके संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1973 में चलाया गया था। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। ठीक, 1992 में एलिफेंट। ठीक, शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके संरक्षण के उपाय किया, सरकार विभिन्न उपाय कर रही है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो जंगलों में आग लग जाती है उसके बारे में, अभी कैलिफोर्निया की न्यूज आप सुन रहे होंगे, लॉस एंजलिस में आग लग गई थी। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो इस समाचार में पढ़िए और ज्ञात कीजिए, इसके बारे में बताया गया। दावानल, जंगलों में लगने वाली जो आग होती है उसको दावानल कहते हैं। दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। एक तो तड़ित झंझा, जो बिजली गिरती है उससे, प्राकृतिक अग्नि का लगना, पेड़ों पर जो है जैसे पेड़ लगे, ये जैसे पेड़ है और एक पेड़ ये है। अब ये क्या है कि जैसे दावानल कैसे लगा कि बिजली है, आसमान से ये बिजली गिरी और आग लग गई। कभी कभी क्या होता है कि ये पेड़ आपस में ऐसे ऐसे लड़ते रहते हैं। अमेजन के जंगल में बहुत ज्यादा आग लगती है, आप देखते हो। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो घर्षण से आग लग जाती है। फिर क्या होता है, लोग मानवीय कारण में क्या होता है, लोगों की लापरवाही के कारण, घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना। ठीक, कभी कभी क्या होता है, हम लोग खेतों में बैठे हैं और जाकर के कोई जो है सिगरेट पी रहा है, माचिस जला रहा है, ठंड में जो है खेत में कहीं पर आग लगा दी। ठीक, तो क्या हो गया कि आग लग गई जंगल में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को बड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। और स्थानीय लोगों द्वारा, उद्यमी जो होते हैं, शरारती लोग होते हैं, उनके द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगा देना। ठीक है, तो ये सब चीजें कारण है। फिर इसके शिक्षण द्वारा अग्नि लोगों के मतलब इनको प्रशिक्षण देना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जगह जगह जाकर के कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इससे नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने की शीघ्र पता लगाना। हम लोग जब भी ऐसे कुछ हो तो उसके लिए सैटेलाइट थ्रू हम उसकी मैपिंग कर लें, तुरंत पता लगा लें उसका परीक्षण बिंदु और निपुण भूमि चौकसी, वहां पर आसपास ऐसे एक दो कर्मचारियों को नियुक्त कर दें कि देख रेख में ऐसी कोई घटना हो जाए तो तुरंत हमें सूचित किया जाना चाहिए, तो उसके रोकने के उपाय होने चाहिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है नेशनल पार्क, इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाइफ सेंचुरी। ठीक, सेंचुरी। और जैवमंडल निचय, ठीक, बायोस्फीयर निके, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, हम ही लोग बनाते हैं इनको। ठीक है, सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि, रामसर संरक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा। रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं, इसको तुरंत पढ़ लो। नेशनल पार्क आज जाके पढ़ो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ो और बायोस्फीयर निके पढ़ो। ये तीनों चीज पढ़ के आना। और जो आर्द्र भूमि का संरक्षण कैसे किया जा रहा है इसको पढ़ना।
ठीक, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए प्रयास, इसके अंतर्राष्ट्रीय भी प्रयास होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार इसको संरक्षण करने के लिए ये सब प्रोग्राम चलाती है। जैसे रामसर स्थल है, ईरान का एक शहर है, वहां पर ऐसा किया गया था, तो रामसर स्थल के द्वारा जो है आर्द्रभूमि को एकत्रित किया जाता है, ये आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है। ठीक, तो इसको पढ़ लेना। हर साल जो है आर्द्रभूमि 1-2 बढ़ाई जाती है, उससे यूपीएससी हो सकता है प्रश्न पूछता ही है, पूछा भी गया है। ठीक, यहाँ पर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते, वैसे मैंने बताई दी। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों इकोसिस्टम की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। जैसे आपने शेर को मान लो मर गए, तो हिरणों को खाने के लिए शेर कहाँ होंगे, तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए प्रकृति में एक संतुलन बना के रखा गया है। ठीक है, किसी एक की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, सब एक बैलेंस में रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, नेचर हर चीज को बैलेंस करने का प्रयास करती है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अनेक क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं। ठीक, IUCN स्टेटस आपको देता रहता है, IUCN भी पढ़ लेना, साइट्स भी पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं बताता रहूंगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंट आपका इससे ही तैयार हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते जो है आपका एनवायरमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, या विलुप्त होने के कगार पर है, या तो विलुप्त हो गए हैं अंधाधुंध शिकार करने के कारण, या तो विलुप्त होने के कगार में। पहले हम लोग बचपन में सुना करते थे कि जो शिकार करते हैं, शेर चीते को हिरण को मार देते तो उसको बड़ा बहादुर समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जीव को जीने का हक है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी आप जो है, आप मनमानी, कानून इतने सख्त नहीं है तो कुछ भी करिए, लेकिन अब सरकार ने बहुत सख्त कानून बना दिए हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक, तो यहाँ पर अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होने की कगार पर हैं। कभी कभी क्या है कि कोई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं तो भी ये समाप्त हो जाते हैं, तो इस पे जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, मतलब राज्य के स्तर पर और समुदाय के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, ठीक, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक वन की मतलब समाज में ऐसा बनाओ कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जैसे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम अभी सरकार चला रही है, कितना बढ़िया प्रोग्राम है ना। फिर इसी तरह वन महोत्सव मनाए जाते हैं। वन महोत्सव सर्च करना कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कौन कौन से वन महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक, उत्तराखंड में भी मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, देखना, मुझे कंफर्म नहीं है, पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट करिएगा। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें और उनकी संवेदनाओं को भी समझ सकें। इसलिए भी उनको समय समय पर घुमाया जाना चाहिए। बहुत से देशों पक्षियों पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। ठीक है, ऐसे अगर आप करोगे तुरंत पकड़ के पुलिस अंदर कर देगी। ठीक है, चीतलों का झुंड। जयमंडल निके क्या होता है? ठीक, यह वैश्विक नेटवर्क है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित जो क्षेत्र होते हैं की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। ठीक, इसके बारे में स्पेशल हम कभी चर्चा करेंगे शब्दावलियों पे, एनवायरमेंट पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बस लास्ट है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी में साइट्स, ये दिया साइट्स। ठीक, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, फौना एंड फ्लोरा, ये दिया, की स्थापना की गई है साइट्स की। ठीक है, साइट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए, जिसने प्राणियों प्राणियों के अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का। अब देखिए साइट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए, साइट्स से क्वेश्चन हो सकता है कि जो है रिपीट कर जाए। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी है, यहाँ पर ये देखिए, और ये क्वेश्चन 2015 में साइट से संबंधित पूछा गया है। ठीक, साइट्स के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। साइट्स जो है सरकारों, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सरकारें हैं, जैसे कि भारत की सरकार हो गई, अमेरिका की हो गई, अफ्रीका की हो गई, तो ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी, वन में जो पाए जाने वाले प्राणी और पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 6,610 जातियां
और पौधों की 34,310 जातियां रक्षित की गई हैं। ये इसके साइट्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें जैसे भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, ठीक है, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तत्वाधान में काम करता है। साइट्स में 3 परसिस्ट दिए, परसिस्ट 1, परसिस्ट 2 और परसिस्ट 3। तो ये जो है दिया हुआ है। यूपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया, इसको भी बोल देता हूं। प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन दिया हुआ है। तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जो साइट्स के नाम से जाना जाता है, पूरा लिखा हुआ है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आईयूसीएन और साइट्स के बारे में। तो आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। आईयूसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। ठीक है, साइट्स उन राज्यों पर अवैध रूप से आबादकर है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ठीक है, नीचे और कूट दिया हुआ था, मैंने उसको नहीं लगाया, केवल ये दिखाने के लिए यहाँ पर लगाया है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एनसीईआरटी की यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर से आपको प्रश्न भले ना हो, लेकिन आप साइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो। अब गूगल है, बुक्स हैं, आप सीधे बुक्स में जाओ और साइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो। आपका ये प्रश्न आप हल भी कर लोगे। आने वाले प्रश्नों के लिए एक थीम भी आपकी बढ़िया बेहतर तैयार हो गई। हो सकता है अगली बार रिपीट कर जाए, जैसे अभी हम लोग पीछे रिपीट किए गए थे प्रश्न, आपने देखा ही था कैसे फ्लोरा और उससे लाइकेन और मॉस से रिपीट किया, यहाँ पर रिपीट किया और फिर रिपीट कर दिया। हो सकता है अगली बार फिर रिपीट कर दे यहाँ पर प्रश्न। ठीक, तो इसलिए जो है इनका ध्यान रखना। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लगाए हैं, आप इसको जो है हल करिएगा। ये जो है पहले वाले चैप्टर जो था, फर्स्ट चैप्टर, उसके प्रश्न थे। वहां पर मैंने शायद 8th क्लास के मतलब 8वीं क्लास के चैप्टर को वहां पर लगा दिया था, क्योंकि इसकी पीपीटी सबकी बनी रखी है, तो गलती से लग गई थी। हालांकि वहां पर भी मैंने चर्चा कर दी है। तो ये पहले क्लास का चैप्टर है, इसको यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ ही देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट एकाधिकार, मैंने आपको बताया था, तरीके से परिभाषित करता, सही तरीके से। विचार तथा आविष्कार एकमात्र अधिकार, जो आप विचार रखते हैं, ये अपना आविष्कार करते हैं, उसको आपने पेटेंट ले लिया, तो वही होता है, जिसका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसको आगे भी कथन को पढ़ लेते हैं। किसी कलात्मक पूंजी या एकमात्र अधिकार, किसी व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, इनके लिए क्या होता है, कलात्मक के लिए कॉपीराइट होता है। ठीक है, और यहां पर इसके लिए व्यापार वाणिज्य के लिए ट्रेडमार्क होता है, टीएम, इसको टीएम से संबोधित करते हैं। इसको सी से ऐसे बना होता है इसका मार्क, और पेटेंट के लिए शायद पी बना होता है, इसे कुछ ऐसा होता है, इसको देख लीजिएगा, शायद आर बना होता है ऐसे। इनके जो है ये ब्रीफ में लिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए कौन से कथन सतत पोषणीय विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करता है। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सही लोगों के बीच समान रूप से वितरण, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, संसाधनों को पर्याप्त होना ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी पीढ़ी हो सके, इसलिए हम लोग इसको सी लगाएंगे। और बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई गलती जल्दबाजी हो जाती है तो उसमें माफ करिएगा। ठीक है, कंटेंट 1 नंबर लेकर के हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण का संतुलन बनाए रखना, इसी को सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। आगे ये देखिए मृदा संबंधित है, ये इसी चैप्टर से, इसको लगाना, करना, कमेंट में बताना। ठीक है, मैं इसके आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, वैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको कर लोगे। ठीक है, पढ़ ही देता हूं मैं, इसको भी करा ही देता हूं। मृदा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, बिल्कुल सही है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा पर, ढाल जो होती है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। ठीक है, इनको पढ़िएगा, मेरे हिसाब से तीनों सही होगा। ठीक है, मृदा परिच्छेद की मोटाई को, ये तीसरा गलत हो जाए क्योंकि यहां पर समय होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तीव्र ढाल, तो रक्षक मेखला तो क्या लगाया जाता है कि जैसे पेड़ लगा दिए गए तो ये जो
ये खेत है, इससे जो है क्षेत्र से मिट्टी उड़ के ना जाए, इसलिए इसको मल्चिंग, आर्द्रता को रोकने के लिए। वेदिका फॉरिंग क्या होता है कि जो है जो तीव्र गति से जो है आ रही है, जो क्या होते हैं पर्वत होते हैं उस पर की जाती है, तो वेदिका फॉरिंग इसका आंसर हो जाएगा। समोच्च रेखीय हमने बता ही दिया है, ठीक है। आगे करिए इसको, फिर से लग गया क्या, वही है, ठीक है। ये पहाड़ी पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, देख लीजिए, इनको करिएगा, आंसर दीजिएगा, हो जाएंगे। गिद्धों को लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? नदियों का प्रदूषित जल, अम्लीय वर्षा, गिद्धों का अत्याचार, अत्यधिक विकास, और डिक्लोफिन, एस्प्रिन और पीड़कनाशी दवाएं पेन किलर होती है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे, ठीक। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, बायोस्फीयर नीचे क्या होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, ये सब चीजें इसी के आंसर से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर करके अच्छे से, ठीक है। इसको पढ़िएगा, समझ में ना आए तो पूछना। ये देखिए यहां पर संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न देशों की सरकार को बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता, बिल्कुल सही है। इसी अंतर्गत पक्षियों प्राणियों के अवैध व्यापार प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएंगे। ये इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ते क्या है, ये जो है मेंस के क्वेश्चन है, ये संसाधन संबंधित प्रश्न है, लवण जल से संबंधित देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। आप सीधे इससे क्वेश्चन भले ना कर पाए 8th क्लास के एनसीईआरटी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रॉ मटेरियल तो मिल ही रहा है ना। जब आपको शब्द बढ़िया तैयार होंगे, सब चीजें तैयार होंगी, तो आप इनको भी कर लोगे आसानी से, ठीक है। भूस्खलन संबंधित प्रश्न तो मैंने यहाँ पर इसको भी लगा दिया, और प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, देखिएगा आप इसको, ठीक। हिमालय भूस्खलन अत्यधिक प्रवण है, हिमालय जो है वो भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण, अधिक कम करने के उपाय क्या है? जैसे रक्षक मेखलाएं, आपने उसको प्रतिधारी दीवाल मैंने बताया था, ठीक है, दीवाल, ये सब चीजें जो है आपके उदाहरण बन जाएंगे उसके, ठीक है। और भी बहुत सारे करंट के विषय हैं, आगे और एनसीईआरटी में पढ़ोगे, अभी तो 8th क्लास के एनसीईआरटी, आगे के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब सवाल कर लोगे। भूमि में जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम करेगा, ठीक है। भूमि और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मतलब भूमि का प्रबंधन और जल का संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानवीय विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को भी पढ़ना है हमें, कि जैसे भूमि है उसका आप प्रबंधन ठीक से करेंगे, जल का प्रबंधन ठीक से करेंगे, तो आने वाले भविष्य में जो हमारी मानवीय विपत्तियां आएंगी उनको कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको करना है क्वेश्चन। फिर देखिए हाल का बिल्कुल 2025 में पूछा गया, परसों अभी जो पेपर हुआ है उस पर पूछा गया, भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी छीणता, अभी हमने छीणता शब्द पढ़ा था, अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने यही पूछ लिया। अब ये शब्द ही नहीं पता होंगे तो कैसे कर लोगे, और इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। भूजल में ऐसी छीणता को कम करने के लिए सरकार के क्या कदम है, सरकार के द्वारा क्या कदम अपनाए जा रहे हैं, तो पहले अपने कदम बता दो, फिर सरकार के भी कदम कुछ पॉइंट में बता दो, ये सरकार के कदम पहले बता दो। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर अगले चैप्टर में हम कल आते हैं। धन्यवाद।